सो आज का जो टॉपिक है वो है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रोफिक हमने पहली तो डिस्कस कर ली ना, डायलेटेड, अब हाइपरट्रोफी की बात आ रही है। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका सेकंड पार्ट जो है ये हम डिस्क्राइब करेंगे। हमने पहले डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के बारे में, अब हम हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी की तरफ आ गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक तो ब्लड जो है एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आ रहा है और इसके बाद एओर्टा के थ्रू जा रहा है। अब होता क्या है कि इसमें सेप्टम की हाइपरट्रोफी ज्यादा हो जाती है। सेप्टम की जब ये सेप्टम है, जब भी सेप्टम की हाइपरट्रोफी होगी तो सेप्टम बल्जिंग इनवर्ड होगा, समटाइम्स माइट्रल वॉल को टच करेगा तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी ब्लड के फ्लो होने में आउटवर्ड। तो ये सिस्टोलिक फेलियर तो नहीं होगा, डायस्टोलिक फेलियर होगा, क्योंकि ब्लड तो यहाँ पे आ रहा है लेकिन थोड़ा आ रहा है, उसी टाइम तो ब्लड ज्यादा जा रहा है और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा ब्लड फिल हो रहा है और ज्यादा ज्यादा जा रहा है, डायस्टोलिक फेलियर हो जाएगा। और इसमें जो है एसिमेट्री होगी, मतलब हार्ट पड़ा है ना तो हम उसे चेक करेंगे तो उसमें एसिमेट्री होगा, मतलब एक साइड पे बहुत ज्यादा हाइपरट्रोफी हुई होगी, मायोकार्डियम में पूरे में होगी लेकिन सेप्टम में सबसे ज्यादा हाइपरट्रोफी होगी। तो इस कंडीशन में हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं उसे। ये ना तो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में आती है, ओके, ना ही एओर्टिक स्टेनोसिस में आती है। ये ऐसी हाइपरट्रोफी है नॉट इन्वॉल्व इन सिस्टेमिक हाइपरटेंशन एंड नॉट इन्वॉल्व इन द एओर्टिक स्टेनोसिस। क्योंकि देखो ना, एओर्टिक स्टेनोसिस तो हुई नहीं बड़ी, तो ये ऐसी कार्डियोमायोपैथी है। और इसमें जो शेप होगी ना वो बनाना शेप होगी। देखिए सेप्टम है ना, सेप्टम की ओवर ग्रोथ की वजह से, हाइपरट्रोफी की वजह से इसकी शेप बनाना टाइप हो जाएगी। चलें जी, इसका डिफेक्ट पढ़ते हैं। इसका डिफेक्ट होता कहाँ पे है? एक मायोकार्डियम का सेल लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि होता क्या है इसमें। ये सार्कोमेयर है। अब सार्कोमेयर के दरमियान में होती है मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, आपको पता है ये मायोसिन है, ठीक है। तो इससे हम बीटा मायोसिन जो होती है ना, बीटा मायोसिन, उसमें इशू आ जाए, मतलब म्यूटेशन हो जाए, बीटा मायोसिन में म्यूटेंट हो जाए तो सेप्टम हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी पेशेंट में। बीटा मायोसिन की वजह से, म्यूटेशन की वजह से, एक्टिन की वजह से भी हो सकती है, ट्रोपोनिन की वजह से भी हो सकती है, ट्रोपोमायोसिन, इन सब की वजह से, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन, बीटा मायोसिन, इन सब की वजह से, म्यूटेशन की वजह से कार्डियोमायोपैथी, इन एक में से भी हो जाए तो कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, उसे हाइपरट्रोफिक, ठीक है। 1 2 3 4। और हम इसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के साथ किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अब अच्छा, उसमें क्या इशू था? उसमें डायलेटेड में 3 तरह का इशू था। एक तो डिस्ट्रोफिन का इशू था, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का इशू था, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के एंजाइम का इशू था, और इसके अलावा इसमें जो तीसरा इशू था, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का इशू था, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो आपने याद रखना है कि इसमें बीटा मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, इसमें एनर्जी जनरेशन में इशू था, एनर्जी जनरेट नहीं हो पा रही थी, और इसमें फोर्स जनरेशन में इशूज है, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएटिंग फीचर है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। वो जो बड़ा सा हो जाता है, सिस्टोलिक फेलियर हो जाता है, और इसमें डायस्टोलिक फेलियर होता है, और ये सिमेट्रिकल होता है, नॉन सिमेट्रिकल होता है। इसमें बीटा मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन होती हैं, उसमें डिस्ट्रोफिन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के एंजाइम्स, बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड के एंजाइम्स डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में म्यूटेट होते हैं। बहुत ही मजे का निमोनिक्स है, वो ये है कि HEM मतलब हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। तो हैवी चेन ऑफ बीटा मायोसिन के म्यूटेशन की वजह से हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। हैवी इसे चेन, M से बीटा मायोसिन, ठीक हो गया। और इसके अलावा अब हम जो नेक्स्ट इसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि क्या होता है कि जब मायोकार्डियल सेल्स ये डैमेजिंग हो जाते हैं, सार्कोमेयर के डैमेज होने की वजह से बॉडी क्या करती है, ग्रोथ फैक्टर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। और ग्रोथ फैक्टर आपको पता है कि जनरेट होने की वजह से सेल बढ़ते हैं, हाइपरट्रोफिक मतलब मायोकार्डियल सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो हाइपरट्रोफी में चला जाएगा। सार्कोमेयर डिफेक्ट हुए, क्यों हुए? बीटा मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन की वजह से ग्रोथ फैक्टर रिलीज हुए वहाँ के जो एरियाज हैं, और उन्होंने क्या किया, मायोकार्डियल सेल्स ज्यादा प्रोड्यूस करने शुरू कर दी, जिसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी। और ये जो है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हाइपोकाइनेटिक होती है, एक मोटा सा हार्ट है जिसमें सिस्टोलिक फेलियर हो चुका है। ये एक ऐसा हार्ट है जिसमें डायस्टोलिक फेलियर, जिसमें सिस्टोलिक फेलियर नहीं है। इट मीन जिसमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रही है, ब्लड कम आ रहा है, ज्यादा बाहर निकलेगा, मतलब ज्यादा कोशिश करेगा ज्यादा बाहर निकले, ताकि कीमिया वगैरह हाइपोक्सिया ना हो, वो निकालने की कोशिश करेगा, और मतलब हार्ट ब्लड को, और इसकी वजह से ये हाइपरट्रोफी में जाएगा। और सिस्टोलिक जो है, सिस्टोलिक जो फेलियर इसमें नहीं होगा, इसमें डायस्टोलिक फेलियर होगा, और इसमें हार्ट काफी हेल्प करेगा ब्लड निकालने की। अच्छा, अब हमने थिकनेस फाइंड करनी है इसकी सेप्टम की, ठीक है। तो सेप्टम की जो थिकनेस है वो क्या आएगी, 1.7 मल्टीप्लाई बाय फ्री वाल थिकनेस, मतलब जो मायोकार्डियम की वॉल है उसको मल्टीप्लाई करना है 1.7 के साथ, और हमें आ जाएगी सेप्टम की थिकनेस, इतनी ज्यादा होगी मतलब। अच्छा, जब हम इसे माइक्रोस्कोपिकली माइक्रोस्कोप लगा के जब देखते हैं तो हमें सार्कोमेयर और मायोसाइट्स दोनों की बंडल की अरेंजमेंट, मायोफिब्रिल एक बंडल है, उसमें जो मायोसाइट्स हैं, सेल्स हैं हार्ट की, मायोसाइट वो कैसे हैं, वो डिसऑर्गेनाइज है, मतलब आगे पीछे कोई उनकी मूवमेंट सही नहीं है, मतलब ऐसे ही बस पड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर मायोसाइट्स के अंदर देखा जाए तो सार्कोमेयर की
भी जो अरेंजमेंट है वो भी खराब होती है सार्कोमेरा, मतलब डिसअरेंजमेंट ऑफ सार्कोमेरा मायोसाइट्स विद इन द मायोफिब्रिल्स। ये जो है ना सेप्टम, जब ब्लड आता है इसमें तो सेप्टम बल्जिंग इनवर्ड होता है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और जो माइट्रल वाल है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, तो इस साइड पे। तो इसको टच करने से यहाँ पे फुल सिस्टलिक, जब सिस्टलिक टाइम आएगा ना ब्लड के निकलने का, तब ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। जब ये टच करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे फुल ऑब्स्ट्रक्शन तकरीबन हो चुकी होगी, तो समटाइम्स ब्लड वापस भी रिगर्जिटेट करेगा। ये बात भी आपने रिमेम्बर रखनी है। अच्छा, एक और सिस्टम भी होता है इसमें, वो ये होता है कि माइट्रल वाल को शो करता हूँ पहले, दोबारा बनाता हूँ हार्ट को, और ये हुई पड़ी है ऑब्स्ट्रक्शन। ये जब माइट्रल वाल टच करता है सेप्टम को तो इसका साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है, मतलब बार बार टच कर रहा है तो आपको पता है कि इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी ड्यूरिंग सिस्टली। और यहाँ पे भी इसका एक पोर्शन आएगा सेप्टम का, वो भी थिकेंड हो जाएगा, फिर ये ब्लॉक बना देगा। ओके, क्योंकि ये भी थिक हो गया, ये भी थिक हो गया, तो ब्लॉक बनेगा ही बनेगा। सबसे जो बड़ा हमारा क्लिनिकल डायग्नोज है ना, वो हम इसी तरह कर सकते हैं, क्योंकि एंटीरियर लीफलेट जो है ये माइट्रल वॉल का और इसके अलावा सेप्टम का, अगर इसमें थिकनेस हुई और ड्यूरिंग सिस्टली, और इसमें जो पेशेंट आएगा ना हमारे पास, उसे एंजाइना की पेन भी हो रही होगी। क्यों होगी सर? इस वजह से होगी, देखें सिस्टली के टाइम ब्लड जो है वो निकलने में काफी इशू आ रहा है, तो ब्लड कम आएगा और कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रही होगी ताकि ब्लड ज्यादा निकले। जब ब्लड कम निकलेगा, यहाँ पे स्कीमिया हो जाएगा। इस स्कीमिया की वजह से हमारी बॉडी पेन प्रोड्यूस करेगी, एंजाइनल पेन होगी पेशेंट में। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी जो होती है, ये सबसे ज्यादा एथलीट में और जो विगरस एक्सरसाइज करें, सडन कार्डियक जो डेथ है यूजुअली हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी की वजह से होती है। इसी वजह से ये रन फैमिली टू फैमिली रन करती है, तो जेनेटिकली ये रन करती है। इसलिए अगर किसी का मतलब फादर की डेथ हुई हो तो मामा कह रही होती हैं उसे कि आपने ज़्यादा नहीं भागना, ज़्यादा नहीं फिरना, आपके बाबा की भी इसी तरह होगी थी डेथ। अचानक से बंदा मर जाता है, इसमें ये होता है। इस पेशेंट में क्या होगा, एक तो एंजाइनल पेन होगी और ट्रैकियोरिथमिया होगा। जब वो विगरस एक्सरसाइज करेगा ट्रैकियोरिथमिया हो जाएगा, एंजाइनल पेन हो जाएगी, डायस्टोलिक फेलियर हो जाएगा, पल्मोनरी सिस्टम की कंजेक्शन हो जाएगी, पल्मोनरी सिस्टम कंजेक्शन हो जाएगी। ये सारे सिम्टम्स आएंगे जब पेशेंट आएगा हमारे पास और हम चेक करेंगे एंजाइनल पेन है, ट्रैकियोरिथमिया है, डायस्टोलिक फेलियर है, पल्मोनरी सिस्टम की कंजेक्शन है उसे, इसकी वजह से उसे डिस्निया भी होती है। इसमें पेशेंट जो है वो हार्ट सिस्टोलिक मर्मर भी प्रोड्यूस करता है, हार्श मर्मर। अब इसमें होता क्या है, ये एबनॉर्मल मर्मर है। अब देखो ना, एक माइट्रल वॉल का इंटीरियर लीफलेट जो है मतलब वो भी थिक हो गया, इसके अलावा सेप्टम जो है वो भी बहुत थिक हो गया। अब ब्लड जो यहाँ से क्रॉस करेगा इतने ज्यादा प्रेशर के साथ, इतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन के साथ, तो ये हार्श सिस्टोलिक मर्मर प्रोड्यूस करेगा, एक साउंड प्रोड्यूस करेगा सिस्टली के टाइम पे। डिफरेंशिएट करना पड़ जाता है कि ये सेप्टम की बल्जिंग इनवर्ड की वजह से हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हुई पड़ी है कि एओर्टिक स्टेनोसिस हुई पड़ी। उसमें भी तो ब्लड रुकता है ना, उसमें तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा करनी पड़ती है ब्लड को निकालने में। मतलब एओर्टिक स्टेनोसिस हुई पड़ी है तो वॉल्व जो है वो थिक हो चुके हैं और इसमें ब्लड बाहर निकलने में मसला हो रहा है, तो उसमें हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। तो लेट मी एक्सप्लेन कि मैं दोनों डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाया। अच्छा, दो तरह के मर्मर्स होते हैं, उनमें डिफरेंशिएट हमने किस तरह करना है। एक एओर्टिक स्टेनोसिस वाला मर्मर होगा, एक हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी होगी। हम दोनों में डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे। पहला डिफरेंशिएट में क्या करना है, ये सिमेट्रिकल होगा एओर्टिक स्टेनोसिस, क्योंकि एओर्टा में सिर्फ स्टेनोसिस हुई पड़ी है, और लोकलाइज ऑब्स्ट्रक्शन होगी, इसमें जनरलाइज्ड ऑब्स्ट्रक्शन होगी। इसके अलावा इसमें क्या होगा कि हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में एसिमेट्रिकल होगा, क्योंकि देखिए ना सेप्टम। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट हम किस तरह करेंगे। मजे की बात यह है कि थोड़ा सा इसमें ना ट्विस्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ से एटीएम में वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा है, मतलब ईएनडी एंड डायस्टोलिक ईडीवी अगर ज्यादा होगा तो ब्लड पुश होगा, जब पुश करेगा तो मर्मर बढ़ेगा, मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा है तो मर्मर भी ज्यादा हो। ठीक हो गया एओर्टिक स्टेनोसिस में। लेकिन हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी बिल्कुल ऑपोजिट है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि इसमें ब्लड ज्यादा आ जाएगा जब, तो सेप्टम थोड़ा नीचे चला जाएगा, माइट्रल वॉल साइड पे चला जाएगा और ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ी कम हो जाएगी। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जब ज्यादा होगा तो मतलब मर्मर कम प्रोड्यूस होगा। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अगर कम होगा तो मर्मर ज्यादा प्रोड्यूस होगा। हम अगर पेशेंट है हम वीनस कंस्ट्रिक्शन दे देते हैं ड्रग, उसमें क्या होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा और मर्मर ज्यादा होगा। इसमें अगर हम वही पेशेंट को एंड डायस्टोलिक वीनस रिटर्न जो मतलब वीनो कंस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं देते, उसमें क्या होगा कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा और मर्मर जो है वो कम हो जाएगा। मतलब ऑपोजिट होता है, मतलब ब्लड ज्यादा होगा तो मर्मर कम होगा, और अगर ब्लड ज्यादा होगा इसमें तो मर्मर भी ज्यादा होगा। अगर ब्लड कम होगा तो मर्मर भी कम होगा। इसमें ब्लड कम होगा तो मर्मर ज्यादा होगा, अगर ब्लड ज्यादा होगा तो मर्मर कम होगा। कुछ समझ आ गई होगी कुछ हद तक। अच्छा, इसमें S4 साउंड प्रोड्यूस होती है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि S3 साउंड जो है वो तो डायलेटिक कार्डियोमायोपैथी में यूज हो रही थी। एक्चुअली जो ब्लड है एटीएम से वेंट्रिकल्स में डायलेटिक कार्डियोमायोपैथी में जा रहा है, उसमें इतना मोटा सा हार्ट है उसमें ब्लड जा रहा है तो डायलेटिक S3 साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जब जो
एटीएम है उसे वेंटिकल्स में ब्लड लेके जाने में एफर्ट करनी पड़ रही है और हाइपरट्रोफी हो चुकी है एटीएम की, तो S4 साउंड प्रोड्यूस करेगा। और इसके इफेक्ट क्या होते हैं इसमें, मतलब इसकी वजह से हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी की वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है, एरिथमिया हो सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन के टाइम S4 साउंड जनरेट होना खत्म हो जाएगी, ठीक है। वेंटिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है, एरिथमिया हो सकता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकती है, थ्रोम्बस बन सकता है। इतनी टाइम ब्लड रहेगा तो थ्रोम्बस तो बनेगा। S4 साउंड इसमें प्रोड्यूस हो जाती है। डिपेंड अपॉन द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, अगर ज्यादा होगा, अगर हम उसे मतलब ब्लड ज्यादा आ रहा है उसमें उसके हार्ट में और फिर मर्मर प्रोड्यूस हो रहा है, इट मींस इसे एओर्टिक स्टेनोसिस है। और अगर उसमें ब्लड कम आ रहा है लेकिन ब्लड ज्यादा आ रहा है तो उसमें मर्मर कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, थोड़ा टेक्निकल है ये। तो बच्चों इसकी अब हमने जो इसकी मेन जो कहानी है वो यही है कि ब्लड जो है हमने एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को कम बढ़ाना है तो मर्मर कम हो जाएगा, अगर कम करेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को तो मर्मर बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने हार्ट हाइपर काइनेटिक जो हार्ट है, मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी का जो हार्ट है, उसे हमने हाइपोकाइनेटिक एनर्जी में लेके जाना है ताकि उसे ग्रेजुअली वो कॉन्ट्रैक्ट करे, ग्रेजुअली रिलैक्स करे। ये नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है, थोड़ा सा ब्लड आ रहा है बाहर जा रहा है, थोड़ा सा ब्लड आ रहा है बाहर जा रहा है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है ना, इस वजह से एक अपना सिस्टम चलाने की कोशिश करेगी ना कि उसे हर एक टिश्यू को ऑक्सीजन मिले, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करे। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट ये है कि बीटा ब्लॉकर दे देंगे पेशेंट को। सेकेंडली हम करेंगे सर्जिकल इंसिजन कर देंगे, उसमें ये भी हो सकता है कि कैथेटर पास कर दें और उसमें अल्कोहल हो, और जो अल्कोहल है वो इस साइड पे जाकर मायोकार्डियल इन्फेक्शन को इंड्यूस करे, फाइब्रोसिस हो जाए और ये चीज़ थोड़ी कम हो जाए और ब्लड जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाए। सो ये रहा ये टॉपिक, ईजी सा है और होपफुली हो जाएगा।